ऑडियो सब बंद कर दिया हम लोगों ने। अभी तो चालू है ऑडियो, तभी तो आप बोल पाए। नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 329वां वेबिनार है। आज के वक्ता है जबलपुर के प्रभारी, राज्य वन अनुसंधान संस्थान के प्रभारी, जो संरक्षण विभाग के प्रभारी हैं, वो श्री उदय भाई, डॉक्टर उदय होमकर साहब, जो हमें हमारी कंद संपदा के बारे में माहितगार करेंगे। तो मैं डॉक्टर उदय होमकर साहब को विनती करता हूं कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे आज अपने बीच में कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो औषधि पौधे होते हैं उनको जितनी भी कंपनियां होती हैं या फिर जितने भी वैद्यगण होते हैं वो दो प्रकार से उसको पाते हैं। पहला तरीका ये है कि वो उसको जंगल से इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वो उसकी खेती करते हैं और उसका फिर उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो आज भी जंगल से हमारा 90% तक जो उत्पाद होता है वो जंगल से ही निकलता है। केवल 10% ही जड़ी बूटियां जो है हमारे खेतों के तक पहुंच पाई है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो हमारी वन संपदा है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वनों का जो आकार है वो तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन वनों पे जो दबाव है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमारी जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा विलुप्त होने जा रही है। और इन जड़ी बूटियों में भी सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो कंद प्रजातियों के लिए आती है, क्योंकि जो वनस्पतियां होती है जिनके ऊपरी भाग इस्तेमाल किए जाते हैं या फल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो कंद होते हैं वो एक निश्चित समय में ही यदि हम देख लें तो उसकी पहचान हम कर पाते हैं। अन्यथा गर्मियों के समय में इनका ऊपर का भाग अधिकतर सूख जाता है और कंद जो है जमीन के अंदर ही दबे रह जाते हैं, जिससे हमें उसकी पहचान करने में, उसका अनुमान लगाने में बहुत परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कंद रहता है लेकिन वो किस चीज़ का है ये हमें पता नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पौधा लगा हुआ है लेकिन उसके नीचे कौन सा कंद होगा ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें पौधे की पहचान नहीं होती है। तो आज के प्रस्तुतिकरण में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको कुछ ऐसी प्रजातियां जो हमारे यहाँ पे सामान्यतः मिलती है, कुछ कम मिलती है, उनके बारे में उनका परिचय आपसे हम करवाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में काम कर रहा हूँ। ये जो हमारा जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है ये मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट्री रिसर्च के लिए उत्तरदायी है। हमारा ज्यूरिडिक्शन जो है, हमारा क्षेत्र जो है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का जंगल होता है। तो हम पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करते हैं। खासतौर पे हमारे मध्य प्रदेश की जो हमारी संपदा है उसको बचाना, उसको बढ़ाना और उसको हमारी भविष्य की जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संरक्षित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर एक औषधि पौधों का एक जीन बैंक हमने बनाया हुआ है। इस जीन बैंक में लगभग 450 प्रजातियों को हमने इस प्रकार से प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें हमने गमले में कुछ पौधे लगाए हैं, कुछ हम जमीन में भी लगाए हैं। और इन जो पौधे हैं ये, इनके सामने उनके नाम, वैज्ञानिक नाम आदि जानकारी भी हमने उसमें देते हैं, ताकि जब भी कोई नए किसान भाई आते हैं या हमारे छात्र बंधु आते हैं तो वो इस प्रजातियों को देखे, पहचाने और उस पर आगे अनुसंधान का काम ले सके।
साथ ही हमारे जो वन विभाग के कर्मी होते हैं वो भी हमारे संस्थान में आते हैं, उनको भी जड़ी बूटियों की पहचान करने के लिए हम उनको मदद करते हैं। तो ये हमारा जीन बैंक जो है एक प्रकार से बहुत अच्छा जो है लाइव प्लांट का जो एजुकेशन है उस दिशा में ये काम करता है। अब बात करते हैं कि जो कंद प्रजातियां हैं वो कौन सी है जो हमारे जंगलों में अधिकतर मिलती हैं, और उसके बारे में जरा हम विस्तृत चर्चा करते चलेंगे। ये जो प्रजाति है इसको केवकंद कहते हैं, ये हमारे जंगल में मिलती है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि दो प्रकार के पौधे आपको दिख रहे हैं, एक नीचे की तरफ जो है जिसमें पीला फूल आया है, और ये जो है सफेद फूल वाला है। तो बहुत से लोगों को मन में ये भ्रांति रहती है कि ये जो है इंसुलिन प्लांट है, जो पीले फूल वाला है ये इंसुलिन प्लांट है, लेकिन ये हमारे जंगल का नहीं है, ये बाहर से हमने लाया हुआ है। और ये जो सफेद वाला है ये केवकंद है। ये जो है नमी वाले इलाके में, ढलान वाले इलाके में, और खास तौर पर नदी नाले के कछार के पास में ये अधिकतर मिलता है। ये वाला जो केवकंद होता है सफेद फूल वाला, इसका जो कंद होता है इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सफेद वाला जो केवकंद होता है ये केवकंद दिसंबर के बाद जो है सूखने लगता है, और दिसंबर के बाद इसका ऊपर का हिस्सा सूख जाता है और कंद जो है जमीन के अंदर ही दबा रह जाता है। इस कंद का इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ के जो वैद्य हैं वो गठिया वात वगैरह में करते हैं। इसके कंद को गुड़ के साथ वो खाने को देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है, जब इसका कंद खोदा जाता है तो पूरी तरह से इसके कंद को खोद लिया जाता है, जिससे वहां पर यह प्रजाति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इसको बचाने के लिए हम जो है हमारे जो वैद्य हैं, जो हमारे फॉरेस्ट का स्टाफ है, उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब भी आप कंद खोदें एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको वापस वहीं पे दबा दें। इससे क्या होगा कि अगले साल जब बारिश होगी तो वहीं से फिर एक पौधा निकलेगा, और इस प्रकार से हमारे जंगल में इसकी निरंतरता बनी रहेगी। तो एक केवकंद का जो पौधा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ से जंगल से अब धीरे धीरे बहुत ये कम होता जा रहा है। तो जो नीचे वाला जो है ये सदाबहार है, लोग इसको घर में ऑर्नामेंटल के रूप में भी लगाते हैं, और जिनको शुगर की बीमारी होती है वो इसके पत्ते का उपयोग करते हैं। ये हमारे जंगलों में नहीं होता है, इसको इंसुलिन प्लांट भी कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रजाति हमारे यहाँ जंगलों में मिलती है वो है सतावर। वैसे तो सतावर की हमारे यहाँ पे करीब 7 वैरायटी मिलती है, लेकिन ये जो वैरायटी है एस्पेरेगस रेसिमोसस, इसकी आजकल खेती भी हम लोग करवाने लगे हैं किसानों से। कारण इसका यह है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसकी जड़ों का इस्तेमाल बाजार में होता है। अब जड़ जो है लोग खोदते हैं, और जब जड़ निकालते हैं तब ये पूरा पौधा ही खोद के अलग कर देते हैं। तो उनको ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि इसकी जड़ जो है ये आप फरवरी के बाद खोदिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक सामान्य धारणा चली आती है कि जो भी कंद वाले पौधे हैं उनको हम दिवाली के बाद खोदना चालू करते हैं। मानसिकता उसके पीछे ये है कि उस समय जो है ये परिपक्व हो जाते हैं और कंद का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो फिर बाद में ऊपर का हिस्सा सूख जाएगा और हम पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन सतावर के केस में क्या होता है, दिवाली के बाद नवंबर के समय में इसकी जो पत्तियां होती है वो झड़ के गिरने लगती है और उसमें फूल आने लगते हैं, साथ ही उसमें फल भी आते हैं। और ये जो फल है ये जनवरी से लेकर फरवरी महीने तक पकते हैं। इसलिए इस समय जो हम इसकी जो जंगल में खुदाई है उसके लिए लोगों से मना करते हैं, ताकि जो इसका बीज है वो हमारे जंगल में गिरे और प्राकृतिक रूप से फिर नए पौधे और निकल सके। साथ ही हम ये भी बताते हैं किसानों, मतलब जो हमारे संग्राहक जो होते हैं, कि जहाँ पर भी जंगल से आप इसको खोदते हैं तो आप देख रहे हैं फोटो में कि एक पौधे में कितनी सारी जड़ें होती है, लेकिन जंगल की स्थिति में जड़ों की संख्या कम होती है। तो आपको ये चाहिए कि इसमें से जो परिपक्व जड़ें हैं
उन जड़ों को आप संग्रहित कर लें और पौधे में 3 से 4 जड़ों को लगे रहने दीजिए और वापस इस पौधे को उसी जगह पे लगा देना है। इससे क्या होगा, ये पौधा मरेगा भी नहीं और अगले सीजन में आपको फिर से जड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सतावर का भी हम संरक्षण जंगल में कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इसकी खेती भी अच्छे से होने लगी है। इसकी खेती जो है 18 महीने की होती है और बहुत से किसान जो है इसकी खेती करने लगे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण प्रजाति है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो होती है कई प्रकार की होती है। हमारे जंगलों में करीब 7-8 प्रकार की सफेद मुसली मिलती है। लेकिन जो मुख्यतः जो सफेद मुसली जो व्यापारिक रूप में देखी जाती है वो 2 होती है। एक क्लोरोफाइटम बोरीविलियानम होती है और एक होती है ट्यूबेरोजम। जो बोरीविलियानम होती है उसमें जो ऊपरी वाला भाग होता है, जो पौधा होता है, उससे लगी हुई जड़ें होती है। इन मुसली को तोड़ के इनका इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है। लेकिन जो ट्यूबेरोजम होती है उसमें क्या होता है, जो पौधे वाला हिस्सा होता है उसमें से एक धागा लगा हुआ रहता है और नीचे जाके एक कंद बनता है। मतलब उसमें मुसली की मात्रा कम होती है, लेकिन ये बताया जाता है कि उसमें जो है तत्व होते हैं वो बोरीविलियनम से अच्छे होते हैं। एक चीज़ और है कि आपको मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश का जंगल है ये 2 प्रकार से मुख्यतः होता है। एक सागौन का जंगल है, दूसरा साल का जंगल है। तो जो ट्यूबेरोजम होती है ये अधिकतर साल फॉरेस्ट में हमको मिलती है। हालांकि बोरीविलियनम भी मिलती है उस तरफ, लेकिन जो ट्यूबेरोजम है ये अधिकतर वहाँ मिलती है। और ट्यूबेरोजम की जो पत्ती होती है वो अपेक्षाकृत चौड़ी होती है बोरीविलियनम से। बोरीविलियनम की पतली होती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि लोग जो हैं बोरीविलियनम की खेती करने लगे हैं, लेकिन ट्यूबेरोजम की खेती अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन कम मिलता है और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत कठिन रहती है। तो इस प्रकार से ये जो 2 मुसली हैं हमारे जंगलों में मिलती है, एक बोरीविलियनम और एक ट्यूबेरोजम। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसका मार्केट रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ पर लोगों को इसका बारे में पता चलता है वो इसको खोद के एकदम से ख़त्म कर चुके हैं। तो इसके बचाने के लिए हम लोगों ने इसकी सतत हार्वेस्टिंग टेक्निक, मतलब सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो विकसित की है और उसको हमारे किसानों को, हमारे समिति के सदस्य, वन समिति के सदस्यों को हम उसके बारे में समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही अपने फील्ड स्टाफ को भी इसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं कि वो अपने जंगल से इस प्रजाति को बचाने का प्रयास करें। एक और जो प्रजाति है ये सफ़ेद मुसली नहीं, ये काली मुसली होती है, लेकिन प्रजाति बिल्कुल अलग होती है। ये कर्क्यूलिया आर्काइडिस होती है। ये प्राय जो होती है, जो महुआ होता है, महुआ का पेड़ होता है या बड़ा कोई छायादार पेड़ होता है, उसके नीचे ये बहुत मिलती है और इसमें सिंगल सी एक जड़ निकलती है और वो सीधी लंबी तक करीब 1 से 1.25 फीट तक गहरी जाती है। आजकल इसका मार्केट ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो बहुत से जगह से इसकी डिमांड भी हमको आने लगी है। इसकी जो पत्तियां होती है वो खजूर की तरह होती है और जैसे ही बारिश चालू होती है ये पत्तियां निकलना चालू होती है। साथ में पीले कलर का छोटा सा फूल जो है ये बाहर निकलता है जमीन के, और इसमें जो है 2 से 4 बीज होते हैं। बीज से पौधा बन जाता है, लेकिन जो बीज से पौधा बनता है वो लगभग 2 साल 3 साल बाद ही जड़ उत्पादन के लायक बन पाता है। इसलिए अभी जो है इसकी खेती नहीं हो रही है। जो भी बाजार में इसका मटेरियल जा रहा है वो हमारे जंगल से ही जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है तीखुर या कर्क्यूमा अगस्टिफोलिया, इसको सफेद हल्दी भी बोला जाता है। तीखुर का सबसे बड़ा उपयोग जो पहले होता रहा है, ये पौष्टिक होता है और फलाहार में इसके आटे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम लोग इसकी खेती कर रहे हैं और जो खोवे की जलेबियां या खोवे की मिठाइयाँ बनती है उसके बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी इसका पहले इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल तीखुर के आटे की मिठाइयाँ अलग से बन रही है, तीखुर की आइसक्रीम बन रही है,
ये शीत कारक होता है। इसका जो शरबत होता है वो शीत कारक होता है। और इसका जो आटा होता है, इसके कंद को घिस के पानी में घिसा जाता है, पत्थर पे घिसा जाता है और पानी में इसका रस को इकट्ठा किया जाता है। और फिर जब उसका रस जम जाता है और जो रस जम जाता है उसको सुखा के फिर पाउडर बनाया जाता है, उसी को ही तिखुर का आटा बोलते हैं। और बाजार में तिखुर का आटा बहुत महंगा बिकता है। जितने भी फलाहार के जो इसके उपयोग हैं वो हमारे परंपरागत बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो अभी इसकी खेती जो है बहुत कम जगह पे हो रही है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हो रही है। लेकिन वनों में इसकी जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही गंभीर हो गई है, क्योंकि ये जो है छांव वाले इलाके में होता है और जहाँ पर नमी बनी रहती है, जहाँ पर जमीन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन सूखे वाले इलाके में ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब इसके भी जो खेती के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि किसान भाई जो है इसको अपने खेत में लगाएं और इससे उत्पादन लेना चालू करें। एक और जो है जंगली हल्दी, ये बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसमें जो हल्दी का कंद गांठ बनती है वो छोटी बनती है। जो देसी इलाज होता है हल्दी का, वो इसका अधिकतर हमारे जो वैद्य वगैरह हैं वो करते हैं। श्यामा हल्दी या कई लोग इसको काली हल्दी भी कहते हैं। ये जो है कुछ साल पहले तक अमरकंटक में प्राकृतिक रूप से पाई जाती थी, लेकिन इसका धार्मिक महत्व और औषधि महत्व होने के कारण धीरे धीरे ये जो इसको जो खोदने वालों ने बहुत ज़्यादा खोद दिया है। अब जो है जंगलों में ये बहुत ही कम मिलती है, लगभग नहीं के बराबर। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये है कि बहुत से किसान जो है इसकी खेती करने चालू कर दिए हैं। श्यामा हल्दी को दूसरे पौधों से पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी जो पत्ती के बीचों बीच में एक जो है जामुनी कलर की धारी निकलती है। इस धारी से ही इस पौधे की हम पहचान कर पाते हैं। और जब इसका कंद परिपक्व हो जाता है, उसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी जो है जामुनी कलर का जो रंग है, या ये जो डार्क में काले कलर का रंग होता है, वो दिखने लगता है। कई बार क्या होता है, लोग तिखुर के कंद में स्याही मिला के उसको काली हल्दी बोल के बेचते हैं। ये चीज़ भी बहुत सी देखने को आई है। ये काली हल्दी जो है एक रेयर प्रजाति के रूप में सामने आ रही है, लेकिन खेती में जो है अब ये इस्तेमाल हो रही है। एक और जो महत्वपूर्ण प्रजाति है जो हमारे जंगलों से खत्म हो रही है लेकिन हमारे खेत तक पहुंच चुकी है, बच। इसको गोड़ बच भी कहते हैं, सफेद बच भी कहते हैं। ये प्राय नदी नाले या पोखर या तालाब के किनारे अक्सर मिलती है। इसकी नर्सरी टेक्निक भी डेवलप है, कल्टीवेशन टेक्निक भी डेवलप है और कुछ किसान इसकी खेती भी कर रहे हैं। इसमें एक तत्व होता है एकोरिन, जो बहुत तेज होता है, जिससे जो अर्क निकाला जाता है, इसका जो तेल निकाला जाता है, उसका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो है एक टेबलेट आती थी मेगामाइन 2, जिसका इस्तेमाल जो है मेमोरी को तेज करने में किया जाता था। उसमें बच और ब्राह्मी या मंडूक पर्णी जिसको कहते हैं, दोनों को मिला के वो दवाई बनाई, मतलब कैप्सूल जो है वो बनता था। जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर इसके कंद का इस्तेमाल जो है कई प्रकार से लोग करते हैं। सबसे अच्छा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को घुट्टी देने के लिए किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम अंग्रेजी दवाई नहीं देते हैं, उनको इसका जो कंद है वो घिस के दिया जाता है शहद के साथ। तो सर्दी जुकाम वगैरह में ये बहुत फायदा करता है। कुछ प्रजातियां ऐसी है जिसकी पहचान हम लोगों को नहीं होती है, लेकिन पहचान ना होने के कारण हम इसको या तो अवॉइड करते हैं। उसमें से एक प्रजाति ये भी है सेरोपेजिया। ये बहुत कम समय के लिए इसका ऊपरी भाग सामने आता है, बाकी कंद जो है बहुत छोटा होता है। लेकिन जहाँ पर भी लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है, वो इसके कंद को निकाल के उबाल के खा लेते हैं। लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं रखते हैं कि ये पौधा जो है
अगर पूरी तरह से उखड़ जाएगा, क्योंकि एक पौधे में एक ही कंद बन पाता है, अगर इसको उखाड़ के तुरंत इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पौधा जो है वहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस पौधे की हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर महीने के बाद करें, क्योंकि तब तक जो है इसमें फली आ जाती है और उसके बीज जो है फली के फटने से वहाँ पे गिर जाते हैं और अगली पीढ़ी के लिए जो है हमारी तैयार हो जाती है। जैसे ये देखेंगे, इसमें जो है ये जो लंबी लंबी फलियां हैं, एस्केल्पिडेसी की जैसे फलियां होती हैं, वही चीज इसमें भी रहती है, दूधी टाइप की। ये लंबी लंबी जो फलियां होती है, इसमें बहुत बारीक बारीक बीज होते हैं। जब ये बीज फलियां फट जाती है सूखने के बाद, तो बीज हवा के माध्यम से उड़ के पूरे अपने जंगलों में फैल जाते हैं और जहां पर भी इसको नमी मिलेगी वहां पर जाके इसका पौधा अपना विकसित होने लगता है। तो इसलिए जो है यदि इसका पौधा कोई उखाड़ता है तो उसको यही बताना पड़ेगा कि भैया आप जो इसका जो पौधा है अक्टूबर या नवंबर महीने के बाद उखाड़िए, ताकि इसमें जो फलियां हैं लग जाएं और बीज जो है अपने प्राकृतिक रूप से वहां पे जंगल में फैल सके। हालांकि ये जो सूरन है ये खाने वाला सूरन है, देसी सूरन है, लेकिन इसका जो जंगली जो वेरिएंट है इसका मेडिसिनल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो जंगली सूरन होता है हमारा, वो कुछ इसी प्रकार से दिखता है, ये इसका कंद है। इसका इस्तेमाल जो है गठियावात और दूसरी कई बीमारियों में जो है वैद्य जो है अलग अलग तरीके से उसको देते हैं। और ये जो फोटो है इसको लेके कई बार लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अक्सर जो है इसको जो है लोग तेलिया कंद बोलने लगते हैं। दरअसल ये सूरन कंद का ही फल है। इसमें जैसे फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग जो होती है ये आपकी आ जाती है फरवरी मार्च के आसपास, और अप्रैल मई के आसपास तक इसमें बीज आ जाते हैं। आप चाहें तो इन बीजों से भी पौधे बना सकते हैं। जब ये बीज आ जाते हैं उसके बाद जो है बारिश के समय में यहाँ से नया शूट निकलता है और फिर ये पौधा तैयार होता है। पौधा बनने के पहले ही इसमें फ्लावरिंग हो जाती है और फ्रूटिंग हो जाती है, मतलब बारिश के पहले ही। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ये सूरन का संरक्षण यदि हमें करना है तो यदि इस प्रकार से उसके बीज या फल हमको मिलते हैं, इसको हम इकट्ठा कर लें और इससे फिर हम पौधे बना लें, और फिर उससे जो है साल 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। बीज से जो पौधा बनेगा उसमें कंद का विकास जो है 2 साल बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जी, श्रृंखला में एक और जो पौधा होता है इसको कहते हैं वन भुट्टा। इसका इस्तेमाल जो है लोग पीलिया को दूर करने के लिए ज्यादातर करते हैं। और जो वन भुट्टा जो होता है, इसके ये जो बीज होते हैं इनसे भी पौधा बनाया जा सकता है, और इसकी डंडी जो होती है उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, पीलिया को भगाने के लिए करते हैं। और इसका सूरन का जो कंद है, मतलब इसका जो कंद है, इसका इस्तेमाल भी कई जगह सूरन की तरह ही करते हैं। एक और प्रजाति है जो हमारे यहाँ पे कचरे के रूप में उगती है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन यदि लिटरेचर हम सर्च करते हैं तो जो इसको लोमड़ी के अंगूर या खटुआ कहते हैं, कायरेशिया प्रजातियां, कायरेशिया अरिकुलेटा, कायरेशिया ट्राइफोलिया, ये 2 प्रजाति विशेष रूप में हमारे जंगलों में मिलती है। लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, पहचानते नहीं है। अगर लिटरेचर हम सर्च करें तो इसके जो है इसकी जो छाल है उसका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये बुखार नाशक के काम में आता है, ये मलेरिया के लिए कई लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, कई जगह तो इसका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी बताई गई है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब यहाँ जहाँ पर भी ये फैलता है कचरे के रूप में हमें दिखता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इनके जो ये गोल गोल जो फल होते हैं ये अंगूर की तरह होते हैं, इसलिए जो इसको अंगूर बेला के नाम से भी कई लोग जानते हैं, और कई जगह इसको लोमड़ी के अंगूर भी कहते हैं। ये कहावत है। ये दोनों प्रजातियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जंगलों में ये सामान्यता मिलती है।
खास तौर पे आप देखेंगे कि नदी नाले के किनारे कचार में ये जो है पूरी तरह से फैली हुई मिलती है अपने को। हालांकि ये कंद नहीं रहता है, ये राइजोम होता है, एक प्रकार का ये घास है, साइप्रस। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो नागरमोथा जो है हमारा साइप्रस, इसका जो हार्वेस्टिंग है ये बहुत गलत तरीके से होता है। और हार्वेस्टिंग के साथ साथ जो इसका जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं नदी नालों से, वो लोग क्या करते हैं, इसको सुखाने के चक्कर में इसको जला देते हैं। जलाते मतलब धुआं दिखाते हैं या फिर आग के ऊपर रख देते हैं ताकि इसकी जो बारीक बारीक जड़ें हैं वो निकल जाए। ऐसा करने में उनको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, पौधा तो साफ हो जाता है, क्योंकि जब बाजार में बेचने जाते हैं तो ये हरा वाला हिस्सा भी आपको काट के अलग करना पड़ता है, ये जो पतली पतले जो बाल हैं उनको भी अलग करना पड़ता है। तो हाथ से करने के बजाय कई लोग उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, इसके अंदर का जो ऑयल होता है, तेल जो होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये तेल जो है लगभग कम हो जाता है या खत्म सा हो जाता है, और फिर उसका जो बाजार में रेट अपने को अच्छा नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पर भी नदी में मिलता है लोग पूरा के पूरा उखाड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं और हर साल वहीं से उखाड़ते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने यदि सर्वे वर्वे करते हैं आप, तो आपको मालूम भी होगा कि पहले के समय में नदी नालों में ये बहुतायत मिलता था, अब ये जो है बहुत कम मिलने लगा है। कारण उसका वही है कि इसको एक तो गलत तरीके से उखाड़ना और हर साल उखाड़ना। अब इसको बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बार जहां से उखाड़ लें, अगले साल उस एरिया से इसको उखाड़ने में मनाही कर दें यहाँ पे, या अगले साल वहां से ना निकालें। होगा क्या, जब हम इसको उखाड़ेंगे तो इसके राइजोम का कुछ हिस्सा वही टूट जाएगा, छूट जाएगा, और उसको बढ़ने में कम से कम 1 साल का समय अपने को मिल जाएगा। तो हमारे जो ग्रामीण भाई जो हैं, जो इसका संग्रहण करते हैं, उनको फिर 1 साल बाद पर्याप्त मात्रा में वो उस नदी के नाले से फिर से उनको नागरमोथा मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, और इसका तेल जो है काफी महंगा बिकता है और व्यापारिक महत्व भी इसका बहुत है, डिमांड बहुत है इसकी। अब बात करते हैं डायोस्कोरिया की। डायोस्कोरिया की करीब 13 प्रजातियां जो है मध्य प्रदेश से रिपोर्टेड है, जिसमें से एक ये डायोस्कोरिया अलाटा, ये प्राय घरों में हमारे मिल जाती है। इसका जो कंद होता है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसके चिप्स भी बनाए जाते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है, बेसन के पकोड़े बनाए जाते हैं। साथ ही इसमें जो हवा में ऐसे आलू की तरह लटकते हैं, जिसको एरियल याम कहते हैं, ये याम जो होते हैं ये लंबे होते हैं, इनको उबाल के आलू की तरह ही खाया भी जाता है। यदि इनके पौधे बनाना है तो इसके जो एरियल याम होते हैं, इनसे भी पौधे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जितने इसके हवा में लटकने वाले जितने भी आलू हैं, हर आलू से एक पौधा आपका तैयार हो जाएगा। और इसका जो कंद होता है, ये पूरी तरह से बढ़ने के लिए कम से कम 4 साल 5 साल लेता है। तो यदि हमने इसका कंद खोद लिया और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंद का ऊपर वाला हिस्सा जो है काट के वापस उसी जगह लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो हमारा जो पौधा है वो मरेगा नहीं, और जो हमें जो इस्तेमाल करना वो तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, और अगले साल फिर जो है हमें उसी क्षेत्र में नए कंद मिलना चालू हो जाते हैं। 4 से 5 साल बाद इसको खोद ही लेना चाहिए। यदि हम नहीं खोदते हैं तो क्या होता है, इसका जो कंद होता है जब पुराना हो जाता है तो वो गलने लगता है, अपने आप प्रकृति में गल जाता है, और फिर नए कंद उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से देखने में ये आएगा कि 5 साल बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, नया कंद मिलता है। तो 3 से 4 साल में ही हमको कंद को खोद के इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और कंद का एक टुकड़ा जो है वहीं पे लगा देना चाहिए। एक और प्रजाति जो होती है अगीठा होता है। इसका कंद जो है दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको खाया नहीं जाता सब्जी के रूप में। लेकिन उसका जो एरियल याम होता है, या फिर जो हवा में लगने वाला गोल आलू होता है, इसको उबाल के इसकी सब्जी बनाई जाती है, और ट्राइबल बेल्ट में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह तो इसको
पीलिया नाशक के रूप में भी सब्जी के रूप में दिया जाता है लोगों को खाने के लिए। एक और जो डायस्कोरिया की प्रजाति है, इसे डुकरवेला या सुगरकंद कहते हैं, और इसे डायस्कोरिया पेंटाफाइला कहते हैं। इसमें पत्तियां जो होती है 5 होती हैं, इसलिए इसको पेंटाफाइला कहते हैं। औषध में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप अमरकंटक या दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तो ये आपको छोटी छोटी दुकानों में बिकता हुआ दिखेगा। बैचांदी डायस्कोरिया की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। हमारे जंगलों में इसकी बहुत मात्रा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि बैचांदी के चिप्स बाजार में बिकते हैं बन के। इसके चिप्स जो होते हैं ये पौष्टिक होते हैं, और जचकी वाले जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसके बैचांदी के चिप्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इतना बड़ा कंद होता है, जब ये कंद बड़ा होता है तो ये कम से कम 4 साल पुराना हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको पूरा खोद कर चिप्स बना लेते हैं। लेकिन हमको समझाना पड़ता है कि जब इसको आप खोदें तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है इसको काट के वापस वहीं लगा दें, जिससे कि हमें अगले साल भी उसमें से पौधे मतलब मिल जाएंगे और अगले साल हमें कंद की व्यवस्था वहां से हो जाएगी। बैचांदी में क्या होता है, जो बड़ा कंद जो होता है जो करीब 100 ग्राम के ऊपर का हो, उसको लगाने से एक फायदा ये होता है कि उस साल उसमें फूल आना चालू हो जाते हैं और फल आना चालू हो जाते हैं। और बैचांदी के जब फल आ जाते हैं तो उसमें से बीज निकाल के आप आसानी से पौधे भी बना सकते हैं। लेकिन बैचांदी के जो पौधे हम बनाते हैं बीज से, वो उसी साल कंद उसमें डेवलप नहीं होता है। करीब 6 महीने बाद छोटा सा कंद डेवलप होता है जो कि किसी इस्तेमाल का नहीं होता है। अगले साल से वो कंद करीब 20 से 30 ग्राम का हो पाता है, तब जाके उस कंद को हम कहीं पे शिफ्टिंग करने लायक रखते हैं। मतलब जब 20 से 30 ग्राम का जो कंद हो जाता है तब उसको या तो खेतों में लगा सकते हैं या जंगल में ले जाकर उसको लगा सकते हैं। लेकिन लगाते समय एक चीज ध्यान रखना है कि उसको बारिश के पहले ले जाके लगा दें, ताकि जैसे ही बारिश हो तो वो कंद से अपना पौधा निकलने आए और वो फैलने लगे। कई बार क्या होता है कि हम बारिश होने के बाद कंद निकालते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो बेलाएं होती है वो लगाने में ले जाने में टूट जाती हैं और फिर वो हमारा पौधा उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, इनकी प्रजातियां मुझे ध्यान मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारे पचमढ़ी वाले इलाके में मिलती हैं। एक है डोरी कांदा, करीब 4 से 5 फीट लंबी इसकी जड़ें होती है। ठीक उसी प्रकार एक और होता है दूधी कांदा, इसमें भी करीब उतने ही लंबी जड़ें होती हैं। ये दूधी कांदा वगैरह जो होता है इसको लोग खोद के कच्चा खाते हैं और उबाल के इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। कच्चा खाने में ये हल्का सा कसेला लगता है, लेकिन लोग खाते हैं इसको, ज्यादा उसमें कसेलापन नहीं रहता है। तो ये दोनों प्रकार के जो लंबे वाले कंदे हैं हमारे, इनको जो है हमारे जो जंगल के आसपास के निवासी जो है निकालते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रजाति है। अमरकंटक का जो क्षेत्र है और पचमढ़ी का जो क्षेत्र है उसमें इसको जंगली अदरक के रूप में बताया जाता है। हालांकि ये अदरक की वैरायटी नहीं है, लेकिन इसमें जिंजीबेरेसी का होने के कारण इसमें जो है गंध जो है अदरक के समान ही होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसका जो कंद होता है उस कंद को अदरक के पर्याय के रूप में या अदरक से जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए उसको बेचते हैं। अगर इसको हम बचा के रखें तो इसमें देखेंगे कि जो पुराने कंद होते हैं उसमें से जो पौधा निकलेगा उसमें ये सफ़ेद प्रकार के इस आकार के बीज आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। और जब वो फल को हम वैसे ही छोड़ दें तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे उसमें से जब फल जमीन में गिर जाते हैं तो ये छोटे छोटे पौधे अपने आप तैयार होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पौधा जो है इसको केवल संरक्षण देने की आवश्यकता है जंगल में, बाकी हमें कुछ और नहीं करना है। तो ये अपने आप जो है विकसित होने लगता है।
दूसरी वैरायटी है उसकी निशिका, कलिहारी, कई नामों से इसको जाना जाता है। इस पौधे में सबसे बड़ा जो दुश्मन इसका ये है कि इसका जो चटक रंग का फूल है, अभी आपने देखा होगा कि जो अभी तीजा और हरतालिका ये जो त्योहार आ रहे हैं, आप चले गए अभी, इन त्योहारों में हमारे जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में महिलाएं जो है फुलेरा वगैरह बनाती है। तो फुलेरा बनाने के लिए बहुत से रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो कई जगह देखा गया है कि फुलेरा बनाने में इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये जंगल में वैसे ही कम है, और जब इसके फूल तोड़ लेंगे तो उसमें फल नहीं बन पाते। यही जो सबसे बड़ी बात है जो कि इसके अस्तित्व में बहुत खतरा पैदा करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके एक पौधे में एक ही कंद रहता है। कंद का आकार बढ़ता जाता है, 4 से 5 साल बाद पुराना कंद गल जाता है, फिर नया कंद उसमें से आ जाता है। तो हम कंद से पौधे बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके कंद को बीज से टुकड़ा कर देते हैं और फिर उसको लगा देते हैं। तो उसमें से कम 2 पौधे अपने आप बन जाते हैं। या फिर हम इंतजार करते हैं कि उसके फूल से फल बने। जब उसका फूल मैच्योर हो जाता है तो इस प्रकार से उसमें फल लगते हैं, और फल के अंदर ये लाल लाल कलर के इसमें बीज होते हैं। इन बीजों से भी पौधे बन जाते हैं। लेकिन जिस साल इसका पौधा से बीज से पौधा बनाते हैं, उस साल इसमें जो कंद बनता है बहुत छोटा सा बीन्स के आकार का कंद रहता है। उस कंद को जमीन में ही दबे रहने देना चाहिए। फिर अगले साल जो है ये छोटा सा कंद जो है इतना विकसित कंद होता है। इसमें भी जब हम खेत में या कहीं पे इसको लगाना जा रहे हैं जंगल में, तो कम से कम 20 से 30 ग्राम का कंद हम जंगल में लगाएं, तब जाके वो जंगल में या अपने खेत में सर्वाइव कर पाता है या अच्छे से उत्पादन दे पाएगा। छोटा कंद लगाएंगे उस साल उसमें फूल नहीं आ पाएगा। अगर बड़ा कंद लगाएंगे तो हो सकता है कि उसी साल उसमें फूल आ जाए। अक्सर इसमें समस्या क्या आती है कि जब हम इसके कंद की डिमांड करते हैं तो लोग बोलते हैं कि साहब अभी इसमें जंगल में कहाँ पर लगा है या खेत में कहाँ लगा है हमें पता नहीं, बारिश के बाद हम इसको दे पाएंगे। जैसे ही बारिश के बाद इसमें स्प्राउटिंग होती है वो खोद के आपको दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको लगाते हैं तब तक वो जो ऊपर का जो पौधा होता है वो कमजोर होता है और वो टूट जाता है। फिर उस साल आपको उसमें से कोई उत्पादन नहीं मिलता है। तो यदि इस प्रकार के कंद वाले पौधे हमको लेना है तो हमको पहले से तैयारी करके रखना है। इसके कंद को लाके हमारे अपने यहाँ पे स्टोर करना चाहिए। स्टोर करके बारिश के पहले उसको यथास्थान पे लगा दें, ताकि जैसे पहले बारिश पड़े इनमें से नया पौधा निकले और आपका जो पौधा है बढ़ के आगे की फसल आपको दे पाए। इसका संरक्षण बहुत जरूरी है और ये वैसे भी रेयर स्पीशीज है। हमारे जंगल में हेवेनेरिया की बहुत सारी प्रजातियां मिलती है। आपने देखो सुना होगा अष्टवर्ग में जो रिद्धि वृद्धि जो है ये हेवेनेरिया की ही प्रजातियां हैं। इनका छोटे छोटे कंद होते हैं। ये देखिए ये उसकी बहुत सारी ये प्रजातियां हैं जो हमारे वनों में मिलती है। इन सभी के जो कंद होते हैं ये खाने योग्य होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये पौधा उनको मिलता है उसका खोद के कंद खा जाते हैं। तो कंद जो होता है बहुत छोटा होता है, जिससे कि इसमें जो है अगर इसको कंद को ही खा लेते हैं तो ये हमारा जो पौधा है वहां से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हेवेनेरिया में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ऐसे स्थानों में ही मिलेगा जहां पर नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है। अगर मान लीजिए किसी कारण से पर्यावरणीय प्रभाव के चलते या क्लाइमेट के प्रभाव चलते किसी जमीन से नमी खत्म हो रही है तो निश्चित रूप से ये प्रजाति वहां से अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूखे इलाके में ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि इनके संरक्षण के साथ साथ हम आसपास के वनों का भी संरक्षण करते चलें। फूल बकौली
हमारे जितने भी पहाड़ी वाले जो इलाके हैं, खास तौर पे पचमढ़ी है, संजय नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, अमरकंटक है, ऐसे जो घाटी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर गुलबकावली आज भी प्राकृतिक रूप से मिलती है। गुलबकावली का जो कंद होता है उसका इस्तेमाल तो अदरक की तरह ही लोग करते हैं, खास श्वास रोग, खांसी, बलगम इसमें। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसके फूलों का होता है। इसके फूलों से अर्क बनाया जाता है और इसका अर्क जो होता है ये बताया जाता है कि ये मोतियाबिंद को भी काट देता है। अमरकंटक वाले क्षेत्र में गुलबकावली का अर्क बहुत फेमस है, वहां पर जो भी जाता है उसका अर्क निकाल लेते हैं और इसका अर्क जो है आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और जो मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हैं बताते हैं कि वो नहीं आती है। इसलिए जो है इसकी भी खेती जो है, हालांकि यहाँ पे अभी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन अमरकंटक में जो लोग अर्क बनाते हैं वो लोग अपने बगीचे में इसकी खेती करते हैं और उसी से फूल इकट्ठा करके उससे अर्क निकालते हैं और वो अर्क को बेचते हैं। ये आमदनी का उनका बहुत अच्छा स्रोत भी है। इसका जो फूल होता है इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। अगर इसका फूल घर में रख दिया जाए तो हमें अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं, इतनी ज्यादा इसमें खुशबू होती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के घरों में भी ये गमले में लगा रहता है और बहुत अच्छी खुशबू इसकी होती है। यह एक प्रजाति है, बहुत कम मिलती है। इसको घास लिली या भुईचक्र भी कहते हैं। इसमें जो कंद होता है ये कंद बहुत ही छोटा होता है, मतलब एक लहसुन की जो पूरी कली होती है गोल वाली उसके बराबर इसका कंद होता है। इसका कंद जो होता है परंपरागत रूप में दमे के लिए लोग देते हैं, लेकिन इसके पौधे जो हैं बहुत ही कम मात्रा में जंगलों में आजकल मिल रहे हैं। एक और प्रजाति जो है हथपन, लिया की लगभग 3 प्रजातियां हमारे वनों में हैं, जिसमें से हथपन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसको कमरकस भी कहते हैं। इसके जो कंद होता है, कंद के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कंद जो है उसका पाउडर बना के कमर के दर्द से संबंधित बीमारियों में लोग देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि कंद को खोदते समय ये पूरा पौधा ही खोद के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो कंद इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नवंबर दिसंबर के बाद करें, क्योंकि सितंबर से ये नवंबर तक इसमें फल लगते हैं। इसके फल भी काले अंगूर जैसे छोटे छोटे होते हैं और इसके बीजों से पौधे आसानी से बन जाते हैं। तो बीज से पौधा बनाने के लिए हम इसको जो है नवंबर के बाद ही इसको जंगल से खोदें, या फिर जब खोदें तो इसमें से कम 1 या 2 जो कंद होते हैं या मुसली जो है इसकी, उसको जमीन में वापस लगा दें, क्योंकि इसके मुसली से भी पौधा वापस बन जाता है। ठीक इसी प्रकार एक और जो है लिया क्रिस्पा, इसके कंद का भी इस्तेमाल जो है ठीक उसी प्रकार किया जाता है। एक लिया की एक और प्रजाति है जिसको वज्रगांठ बोलते हैं। ये भी जो है कमर दर्द और जितने जॉइंट्स पेन है उसके लिए दिया जाता है, लेकिन समस्या इसके साथ भी वही आती है कि लोग इसको पूरी तरह से खोद के जंगल से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसको वापस लगाने के लिए प्रयास नहीं करते। ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, एक तो छोटा होता है, बड़ी घास या बड़ी झाड़ियों से ये दब जाता है, इसलिए इसकी पहचान बहुत कम ही वैद्य जो है जंगल में कर पाते हैं। हालांकि ये मेरा बिली जलावा पोरोक्लॉक कहते हैं, ये हमारी जंगल की प्रजातियां तो नहीं है, घरों में लगती है, लेकिन जहां पर भी जंगल के आसपास हमारे जो वैद्य है या जो आदिवासी भाई हैं उनके घरों में जब ये लगा, हमने देखा और उनसे जब पता किया तो उन्होंने बताया कि जो महिलाओं के जो रोग होते हैं उन रोगों में वो इसके कंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ल्यूकोरिया में दे रहे हैं और भी डिसीज में ये जो है इसके कंद का देते हैं। तो तीनों प्रकार के इसके जो है जो फूल है
ये हमें मिलते हैं, तीनों प्रकार की वैरायटी हमारे यहाँ पर मिलती है। पकोड़ा, ये तो आपने खाया होगा सब्जी में। इसकी सब्जी वैसे ही बहुत महंगी बिकती है। इसके जो फल होते हैं, फल का औषधीय उपयोग भी है, व्यापारिक उपयोग भी है, लेकिन इसका जो कंद होता है, इसके कंद में औषधि गुण बहुत होते हैं। बहुत से लोग इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें इनके औषधि गुण जो निकाल देखने की कोशिश कर रहे हैं वो, और काफ़ी चीज लिटरेचर भी अवेलेबल है इसका। कंद का जो इस्तेमाल है दवाइयों में जो किया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा, वो जो होता है अपना, जो क्या बोलना चाहिए इसको, ये कैंसर जो होता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें बताई जाती है, इसलिए बहुत से लोग इसका कंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समस्या वही है, कंद खोदते समय ये जो है पूरा पौधा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और जंगल में जो ककोरा लगता है वो है, जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें दो प्रकार के पौधे मिलते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। जो नर होता है उसमें केवल फूल आते हैं लेकिन फलता नहीं है, और जो मादा होता है उसमें फल बनते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसके जो बीज होते हैं उससे भी पौधा बन जाता है। लेकिन जो गांव के आसपास के हमारे लोग होते हैं, वो इसको अपनी मेड़ में या खेतों में लगाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जंगल से पूरा कंद ही खोद के लाके अपने खेत में लगा देते हैं, ताकि उनके जो ये जो परोड़ा है या ककोड़ा है, ये उनके खेत में उनको मिलने लगे। तो उनसे मेरा यही अनुरोध रहता है, उनको यही बताता रहता हूँ कि इसके बीज से भी आप पौधे तैयार करिए। इसके बीज से पौधे तैयार करके आप अपने खेत में इसकी खेती कर सकते हैं। एक और जो कंद वाली प्रजाति है नरवेलिया, इसको वन सिंगाड़ा भी कहते हैं। इसका भी जो सिंगाड़ा होता है, इसका जो कंद होता है, वो भी खाने योग्य होता है, सुपाच्य होता है, और लोग जो है इसको निकाल के जंगल से खाते हैं। उसको बड़ी सतावर कहते हैं। इसका जो कंद होता है उसको सतावर की तरह ही शक्तिवर्धक के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये पौधे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है जब तक खोदेंगे नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता। इसमें क्या होता है, जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये दूसरी झाड़ियों की तरह दिखता है, सतावर की तरह नहीं होता है। इस सतावर की वैरायटी भी नहीं है, ये तुलसी टाइप का दिखता है कुछ। लेकिन इसके कंद का इस्तेमाल कई लोग जो है, जो मतलब जो लोकल वैद्य वगैरह होते हैं, वो सतावर की जड़ की जगह इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ये तो हमारे घरों में लगी रहती है कटी भाजी। इसमें भी जो है छोटा सा कंद बनता है। तो यही जो कंद होता है, ये इसको कचरे के रूप में हमारे बगीचे में फैलाता है। ये मरते नहीं है बड़े, एक बार हमारे खेत में आ जाए या बगीचे में आ जाए तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं, ये बताया जाता है कि इसमें जो विटामिन सी होता है, ये आंवले से लगभग 20 गुना ज़्यादा होता है। चांगेरी भी कई लोग बोलते हैं, बड़ी चांगेरी, अमरूल साग, खट्टी भाजी भी इसको बोला जाता है। पाताल कोमड़ा या प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, अष्टवर्ग की जो प्रजातियां होती है, उन प्रजातियों की जगह कई जगह जो देखा गया है कि जीवक की जगह इसका इस्तेमाल लोग करने लगे। इसको भी शक्तिवर्धक के रूप में माना जाता है। और इसका जो एक कंद होता है वो कम से कम 15 से 20 किलो तक का हो जाता है। इसके कंद को खोद के उसके चिप्स बना के उसका फिर पाउडर बनाया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी सीमित पैच होते हैं, ये ऐसा नहीं कि हर जगह मिलता है। जहाँ मिलता है वहाँ जड़ से ही अंदर फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके पौधे बनाना कठिन काम है। कटिंग से तो अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। कंद में भी क्या होता है, यदि हम 10 कंद लगाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2 कंद ही इसके सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी जो है खराब हो जाते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसमें और भी तरीके से ट्रीट करके इसको डेवलप करने की, लेकिन इसकी डिमांड जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसकी हमसे डिमांड की है कि इसके पौधे उनको बल्क में चाहिए होते हैं। ये रूलिया कहते हैं,
इसकी जो जड़ें होती है, कई लोग इसको मुस्लिम में मिलावट के करने के लिए करते हैं, लेकिन कई जगह जो है इसका इस्तेमाल भी दवाइयों में लोग करते हैं। सर्पकांदा कहते हैं इसे लोकल भाषा में यहाँ पर। ये तो बहुतायत मिलता है, प्याज की तरह छोटा सा कंद होता है इसमें। और ये जो है, जो गाल ब्लैडर की बीमारियां हैं, फीवर है, उसमें जो है जो लोकल वैद्य है अपने अपने कॉम्बिनेशंस बना के ये देते हैं। आपने सभी ने कुंदरू तो देखा होगा, जो हम जिसकी सब्जी बनाते हैं। हमारे जंगलों में कुंदरू की तरह ही ये वैरायटी मिलती है। हालांकि ये कुंदरू नहीं है, लेकिन इसकी बेला अगर हम देखेंगे जंगल में तो बिल्कुल कुंदरू की तरह दिखती है, फल भी कुंदरू की तरह ही लगता है। लेकिन जब इसको खोदेंगे तो उसके अंदर आलू के जैसे जो कंद निकलते हैं। इन कंद को खोद के लोग सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। ये एक सांप कंद है, ये बहुत कम मिलता है। इसका कंद का इस्तेमाल जो है लोग करते हैं अलग अलग दवाइयों में, और ये भी बहुत कम मिलता है। जंगल में देखने जाए तो इसकी जो मात्रा है अभी बहुत कम मिलने लगी है। ये कुछ इसी प्रकार टाइफोनियम है। ये भी एक छोटा पौधा होता है। बारिश के आते ही ये हमें इसमें पहले फ्लावर दिखता है, फिर उसके बाद हमें पौधा निकलता हुआ दिखता है। जंगली प्याज, जंगल में प्याज कई वैरायटी की होती है। जैसे ये एक प्याज है, ये वाली है, ये करीब 2 किलो तक की एक प्याज हो जाती है। और ये छोटी छोटी जो प्याज होती है अर्जिनी डंडी का, ये हमारे यहाँ पे सामान्यतः नदी नाले किनारे की मिलती है। इसमें म्यूसिलेज बहुत होता है, इस पर भी अनुसंधान कार्य बहुत चल रहे हैं। और जो हमारे वैद्य वगैरह हैं वो इसका इस्तेमाल जो है कई प्रकार की बीमारियों में, जैसे चर्म रोग वगैरह है और गठियावात वगैरह है, उसमें वो अपने हिसाब से दवाइयाँ देते जाते हैं। लेकिन इनके साथ सबके साथ यही समस्या है कि एक बार ये खुद जाता है तो पौधे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अदरक की करीब 6-7 वैरायटी हमारे जंगल में मिलती है। ये पूरी तरह से जैसे अपने देसी अदरक होता है वैसा ही होता है, केवल इसके फूलों में जो फर्क होता है उसके आधार पे हम इसको समझ पाते हैं। सभी का इस्तेमाल जो है, जितनी भी अदरक की वैरायटी है सभी का इस्तेमाल जो है यहाँ पे जो लोकल हमारे लोग करते हैं वैद्य वगैरह, वो खांसी, सर्दी, कफ, लंग्स की बीमारी है, इनमें ज़्यादातर वो लोग करते हैं। लेकिन संरक्षण की दिशा में देखा जाए तो बहुत कम जगह इसका इस्तेमाल देखने में आ रहा है, बहुत कम लोग इसका संरक्षण जो है कर पा रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो है ये फूल बनने का ये जो इसके अंदर यहाँ बीज रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस फूल को पकने दे और ये बीज बनने दे, फिर इस बीज का इस्तेमाल पौधे बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बीज से भी फिर पौधा जो है बन जाता है और हम इसको बचा सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होते कि इनके बीज भी जो होते हैं उनसे पौधा आसानी से बन जाएगा, बट ये बन जाता है। ये एक और वैरायटी इसकी। एक और जो कंद प्रजाति है, पहले हमारे जंगलों में बहुत मिलती थी। मतलब ये था कि पहले लोग टोकना में लाके भर भर के लाके अपने गांव में या हाट में, बाजार हाट में बेचा करते थे। अब ये बहुत कम मिलता है। ये पौष्टिक है, इसको उबाल के खाया जाता है, और इसको जो है अमरकंद कहते हैं क्योंकि इसके कंद से जुड़ के दूसरे कंद बनते जाते हैं और ये धीरे धीरे जो है इसकी संख्या कंद की बढ़ते जाती है, लेकिन पौधा उसमें से एक ही निकलता है। तो जो कंद होता है उसको लोग निकालते हैं, खाते हैं। अब प्रॉब्लम वही आ रही है कि जितने भी कंद प्रजातियां हैं इनको जो खोदते हैं, निकालते हैं, लेकिन वापस उसके लगाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो हमारा यही सबसे निवेदन रहेगा कि जब भी कोई कंद प्रजाति खोदे, आप 2 चीज़ें जरूर देख लें कि उसमें फूल आने की स्थिति बन रही है क्या,
यदि फूल आने की स्थिति बन रही तो फल को भी आने दीजिए, उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करिए। या कोई बड़ा कंद है या कोई संख्या में ज़्यादा कंद है, जैसे कि सतावर है, मुसली है, उसमें से परिपक्व वाले कंद निकाल लीजिए, बाकी कुछ कंद को छोड़ के उसमें वापस आप उसमें लगा दीजिए। अगर ऐसा नहीं है या बड़ा कंद है तो बड़े कंद में से कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ हिस्से को वापस उसको जमीन में लगा दीजिए। इससे होगा ये कि हमारे वनों से ये जड़ी बूटियां या ये कंद प्रजातियां जो हैं खत्म नहीं होगी, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिलती रहेगी। एक और प्रजाति है, हालांकि इसमें लहसुन नहीं होता है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज होती है लहसुन की जैसे, इसकी पत्तियों में बहुत खुशबू होती है। ये इतना ही है अभी के लिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर उदय होमकर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। इसलिए कंद के बारे में, हमारे कंद संपदा के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में भी आपने अच्छा नॉलेज दिया। अब ध्रुज साहब आप अपनी कमेंट रजू करेंगे। ध्रुज सर। हाँ होमकर सर, काफी आपने अच्छा टॉक दिए। पर सबसे मुझे बढ़िया चीज ये लगी कि ये पूरे जो हमारे जो पूरा जो ग्रुप है उसमें ये कंद के बारे में, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट के जो जितने कंद होते हैं ना, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था और उससे काफी चीजें क्लियर भी हो गई। और जो सबसे ज्यादा मैं पूरा कंट्री में आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है, वहाँ आपको पूरा ये जो आयुर्वेदिक के जो जितनी हमारी मेडिसिन है उसकी मंडी नीमच में ये सब जगह है। और काफी चीज के लिए उदयपुर को भी आप देखो तो हमारा जो ये काफी चीजें है, वहां से सब लोग फॉरेस्ट में से ही कलेक्ट करके करते हैं। पर मैं एक बात का आपको यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान ये लगाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आप देखिए तो काफी पूना यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है। अभी वहाँ वो दिगंबर सर है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ महाराष्ट्र में क्या हुआ है, अभी ये सब चीजों का कल्टीवेशन का प्रोटोकॉल काफी अच्छा बनाया है और उसको हार्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं और उसका जो प्रोसेसिंग का है उसका भी छोटे छोटे प्लांट लग गए। वरना पहले ये जो आपका था ना वो सफेद मूसली, उसका जो peeling करना, ये सतावर का पीलिंग करना काफी प्रॉब्लम था, उसको उबालते थे। अभी तो वो कोल्ड प्रोसेस से ही पानी डाल के उसको ड्रम में डाल के उसका जो छाल ये सब निकाल के बहुत अच्छी क्वालिटी की वहाँ चीजें बनती है और वहाँ भी एक अच्छा मार्केट हो गया है। तो एक ये नॉलेज लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आप ट्यूबर के बारे में बात करते हैं तो ट्यूबर के बारे में दो चीजें, एक तो ये ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा से ज्यादा होता है, जहाँ रेनफॉल होए 2000 से ज्यादा होगा तो वहाँ बहुत अच्छा होगा। ये एक नेचर का एक एडेप्टेशन है, क्योंकि वहाँ क्या है कि जो नेचर में आप जो चीजों में देखते हैं तो उसका सीड है, ये बाजरा और गेहूं की तरह आएगा तो जहाँ ज्यादा बारिश है तो उसका सीड बीड सब डैमेज हो जाएगा। और उसको अच्छी तरह से रखने के लिए और रिजर्व फूड के लिए आप देखते हैं तो उसको ट्यूबर ज्यादा से ज्यादा होता है। पूरे कंट्री में जो ट्यूबर का अच्छा काम, जो अच्छी जो आप इंस्टीट्यूट देखो तो कोचीन में है। और डॉक्टर पीटर, जो डॉक्टर पीटर साहब है उसने काफी बुक्स उस पर ये सब चीजें लिखी है। पर वो चीजें है रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड काफी चीज ज्यादा आ जाती है। आईसीआर का इंस्टीट्यूट है। पर आपने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में जो जो छोटी छोटी टेक्निक बताई और फील्ड के लेवल में क्या करना है, ये बहुत बढ़िया चीज थी। उसको आपको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो आप जो इसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट देखो तो उसके लिए जितना भी एसिडिक सॉइल होगा इतना ट्यूबर की साइज बढ़ेगी। एसिडिक सॉइल मीन्स ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ये कम होगा। और दूसरी इससे भी क्या, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ डेजर्ट में ट्यूबर काफी कम होते हैं। वहाँ जो छोटे चीजों ग्रासेज होते हैं इस तरह जहाँ 1000 से ज्यादा आपको मिलेगा जो वहाँ रेनफॉल, वहाँ ये काफी आपको मिलेंगे। तो आपने जो क्लोरोफाइटम बोरियावी का जो बताया था, हमारे यहाँ ट्यूबिरोजम, ये काफी कंद है
हमारे पूरे गुजरात में ये गिरनार है कि ऐसा हमारा जो एरिया है जूनागढ़ में, ये काफी बहुत कम है, लेकिन आपको ये सब स्पेसिमेंट वहाँ मिल जाएगा। आपने जो पहले जो दो डायोस्कोरिया की बात बताई है, अलाटा है, ट्राइफोलिया है, पेंटाफाइला है, ये सब चीजें हमने वो वहाँ है। पर वो उसमें मैं डायोस्कोरिया में एक चीज देखी है, वो चीज रिलेटेड है वो अल्टीट्यूड के हिसाब से। हम गिरनार पर जाते हैं ना, तो जैसे उसका अल्टीट्यूड ऊपर जाता है, उसकी स्पीसीज भी वो अलग अलग चेंज हो जाती है। और जितनी भी जो आपने जो बताया, मैं बता तो कहते मीन सी लेवल 1000 मीटर मीटर से ज्यादा होगा तो वहाँ सबसे अच्छा ये ऐसी चीज आपको मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो जितना जो एरिया है, ये कोल्हापुर और ये साइड में, तो वहाँ ये सब चीजें काफी अच्छी तरह से आपको देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज आपने जो ग्लोरियोजा सुपरबाग की जो चीज बनाई है, तो उसके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको आपको थोड़ा शेयर करूंगा कि उसको जो सीड है ना लिलियसी का, उसका जर्मिनेशन वायबिलिटी काफी फटाफट खत्म हो जाता है। उसका आप देखेंगे जो जो फ्रेश का आप लेंगे तो 80% होगा, पर जब आप एक साल के बाद में उसको रखेंगे तो 10% तक आ जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तो यही उसका जो मैंने देखा था, जो मैंने वहाँ जूनागढ़ में था तो थोड़ा कलेक्ट करके किया था, तो आप उसको फ्रिज में 11 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख दो ना उसको फ्रिज में, और पैक करके अच्छी तरह से, तो उसका 90% तक जर्मिनेशन आ जाता है। तो आपको एक तो सीड कलेक्ट करके ये चीज करनी है। दूसरी चीज क्या है कि आप जो अभी ट्रे का यूज कर रहे हैं उसमें कोकोपीट में सिंगल सीड को आप बनाइए, तो आपको छोटी सी जगह में काफी छोटे पौधे एक साल के लिए बन जाएंगे। वो ट्रे को थोड़ा सा भिगो के और उसको ऐसे रख दीजिए वहाँ ही, नर्सरी में ही रहने दीजिए। सेकंड ईयर में रूट टेनर में ले लीजिए और उसमें 50% कोकोपीट और 50% FMP फार्म यार्ड मैन्यूअर, उनको रख के उसमें करेंगे तो 2 साल का अच्छा ट्यूबर आ जाएगा। उसको आप फील्ड में ले जाएंगे तो अच्छी तरह से हो सकता है। उसका ऐसे बेड भी बना के आप उसको फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। पर मुझे ये ऐसा लगा कि ये जो आप पूरा थोड़ा उसका जो अभी सब प्लांट बनाते हैं इस तरह करेंगे तो उसका ये अच्छी तरह से कंजर्वेशन ये सब चीज होगा। तो ये डायोस्कोरिया की और सबसे बढ़िया चीज क्या थी कि जितने भी जो आपने जो स्लाइड बनाई है, बेस्ट क्वालिटी की स्लाइड है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन आ जाती थी। और आपकी टॉक से ये चीजें हमें काफी चीजें जानने भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में देखो तो इतना ये चीज इतना वेरिएबिलिटी ना इतना इजीली नहीं मिलता है। हेबनेरिया की जो आपने बात बताई, तो हेबनेरिया में मेरा पूरा एक्सपीरियंस है कि उसका MSP मीन सी लेवल है, आप 1000 मीटर से ज्यादा जाएंगे तो 100% आपको मिलेगा, उसके नीचे मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ भी मैंने जो गुजरात में देखा तो हेबनेरिया के 2 से 5 प्लांट मैंने ये जेसोर जो फॉरेस्ट है वहां मैंने देखा था, उसकी हाइट थी 1000 मीटर से भी ज्यादा। तो वहाँ ये सब चीज मिली थी। और सबसे ज्यादा चीज तो ये है कि उसको थोड़ा ये सब जितने भी ट्यूबर्स है उसको एक तो ह्यूमिडिटी चाहिए, और जो भी उसके बाद में जो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो रेस्टिंग में चला जाता है। तो वहाँ जो उसमें ट्यूबर में MP में और केरला में डिफरेंस ये है कि केरला में डाउन द ईयर टेम्परेचर रहता है 22 तो 32 में रहता है, तो उसका ग्रोथ तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। पर वहाँ जो आपका वहाँ विंटर भी काफी थोड़ा स्ट्रोंग होता है MP में। तो क्योंकि मैंने पावर खेड़ा ये सब जगह में काफी हमारा वीट फार्म था, और ये तावा डैम ये सब जगह में काफी आया हूँ, तो उससे मुझे एक अनुभव ये मिला कि वहाँ का विंटर भी काफी वो होता है, तो सब चीजें रेस्टिंग में चली जाती है। तो रेस्टिंग में ये सब चीजें जाती है तो उसका जो आपका जो मेडिसिन का वैल्यू है ना, वो कंटिन्यूस आपको जो ग्रोथ लेते हैं इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्वालिटी की वो चीज में ज्यादा होता है। दूसरी चीज है कि आप कोई भी चीजों में जो जितना भी जो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप का है उसका थोड़ा एग्रीकल्चर से साथ और हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करो ने, तो ये सब चीजें काफी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हमारे गुजरात में पहले ये सब चीजें नहीं थी, पर हमने जो हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की है तो पूरे एशिया में आप देखेंगे तो ये सीड स्पाइसेस में नंबर 1 है। पूरा जो भी सीड स्पाइसेस का क्रॉप ले लो, आपके वहाँ कलौंजी के अलावा इतना वो
धनिया भी है, काफी चीज होता है आपका, पर ईल्ड पर हेक्टर ईल्ड जो हम लेते हैं सौराष्ट्र में, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक ये चीजें थी। और जितना भी आपने जो चीजें बताई, ये मीरा विलेज जलापा का था, हम तो ये काफी उसको देखते थे, पर हमने कभी भी उसका ये चीज ने हमें नहीं सोचा था। बाद में आपने कंकोड़ा का जो ट्यूबर होता है, हमें सबको मालूम था कि भाई उसका ट्यूबर होता है, नीचे होता है, तो उसको कल्टीवेशन के लिए, पर ये मेडिसिन में यूज होता है ये पहले सुना। और हमारे वहाँ जो कंकोड़ा का है रेगुलर कल्टीवेशन होता है, और वो सब सीड से ही होता है। और जो कॉटन का जो पौधा है ना, जो ड्राई पौधा, उस पर उसको लगा के कंकोड़ा का काफी अच्छी तरह से कल्टीवेशन करते हैं। अभी तो हमारे वहाँ ये फॉरेस्ट में भी काफी हो गया है। तो मिस के जो जो जितना कल्टीवेटेड एरिया के पास में जितनी लाइव है, जो इसमें भी काफी ये चीज हो गई है। पर ये कंकोड़े के लिए हमारे जो पहले जो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना कि उसका भी जो ट्यूबर है उसका भी यूज होता है। यहाँ जो हमारा कल्टीवेशन होता है, तो किसी को वो चीज को भी हम कर सकते हैं। हाँ, बाद में आपने जो विदारीकरण की बात की है, तो इसमें सीड इज रियली प्रॉब्लम, मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो ये पूरा ट्री पर चढ़ जाता है, और ऊपर फ्लावरिंग आता है। जब आप सीड को उसको कलेक्ट करने जाएंगे तो उसको सबको काफी स्प्लिट होके पॉट के काफी सीड उसको टाइमली कलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसको लिए तो बेस्ट ये चीज है कि कभी आप टिश्यू कल्चर में जाओ, और उसके साथ कभी भी कोई भी अच्छी एक लैब के साथ आप उसको जो कोलोबरेशन करो, तो ये बहुत इजीली हो सकता है। टिश्यू कल्चर प्लांट बनाओ, तो ये चीजें काफी अच्छी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कि उसमें प्योर का बताए, कहीं भी कोई भी जगह उसको टेक्निक नहीं मिलती है। और हमारे जो गुजरात में ये सीड के जितना भी चीज है, उसमें सबसे हमारे जो एक फॉरेस्ट में थे, वो उसने काफी काम किया था। मैं तो एक तो असारी साहब थे, वो टेक्सोनॉमी में काफी अच्छे थे। बाद में जो हमारे एक सर थे, उसने सीड में भी काफी काम किया है। उसके पास में भी ये काम सब काम करते थे। तब ये सीड के लिए हमने काफी ट्राई किया था गिरनार में, पर ये उसको ये मिलना भी काफी मुश्किल हो गया था। में जो आपने बताया था, उसमें भी हार्वेस्टिंग टेक्निक कोई अच्छी निकालो, तो उससे ये हो जाता है। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में आप कभी आओगे, तो आप कभी आप आना पड़े, तो एक राजकोट के पास एक छोटा सा गांव है, तहसील के जसदन करके। वहाँ के जो जितने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, ये सब हार्वेस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ये सब बड़े बड़े जो आपको जो हार्वेस्टर चाहिए या तो कोई भी चीज चाहिए ना, तो काफी अच्छा डिजाइन करके बनाते हैं। तो वो चीजों करने से भी काफी अच्छी चीज ये हो सकती है। और सबसे ज्यादा तो मुझे क्या है कि जितना भी हो सके वहाँ थोड़ा लैंड भी अवेलेबिलिटी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, तो उसका कल्टीवेशन का टेक्निक जितना भी ज्यादा करोगे, तो एक तो लोगों को ये चीजें मिलेगी। और फॉरेस्ट से जितना भी जल्दी ये सब चीजें बंद कराओगे नहीं, तो ये हमारे यहाँ जो ओवर एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम सब जगह आ रहा है। तो वो सब चीजें ये करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो हमारा गिर फॉरेस्ट है, हमने वहाँ एक चीज उसको काफी, जब मैं भी उसके मैनेजमेंट में था, तब मैंने वो बताया था कि मैं उसको ये भाई हार्वेस्टिंग ये सब चीजें बंद ही कर दो, ये एनिमल के लिए रखो। ये एनिमल कहाँ नंबर आँख का निकालने के लिए जाएगा, वो आंवला बामला खाएगा तो उसके आँख में सही रहेगा। तो इस क्योंकि यहाँ इतना यील्ड भी नहीं है। और जो आपने जो कुरकुमा वो सब चीजों की जो छोटी छोटी चीजें बड़ी बताई है, वो टेक्सोनोमी तो ठीक है, उससे भी ज्यादा जो चीज है ना, फील्ड टेक्सोनोमी, फील्ड में आपको कैसे आइडेंटिफाई क्या है, क्या क्या चीज में ये कोस्टस का जो आपने बताया ना, दो चीजों का, ये इंसुलिन प्लांट का येलो और व्हाइट फ्लावर, ये छोटी छोटी चीजें भी आपने बहुत सब अच्छी बताई, और हमने उसको काफी एंजॉय किया। थोड़ा मेरा वो कमेंट भी ज्यादा हो गया होगा, तो मैं थोड़ा वो चाहता हूँ, पर बहुत मुझे मजा आया। थैंक यू सर। थैंक यू ध्रुव सर, बढ़िया कमेंट दी। अब किसी को सवाल है तो पूछिए। सर, रामकंद के बारे में कुछ बताया था। रामकंद किसे कहते हैं, अगेव को कहते हैं या किसी और को? सर उसमें अभी वही कंफ्यूजन है, क्योंकि अवयव अवयव का तो नहीं है।
कुछ लोग अगर सिसलाना कोई कहते, कोई नहीं। मीरू ओब्लॉन्जी फोलिया को क्योंकि मानते हैं। आगे वो 5 फीट तक तो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि आगे वो टकीला जो होता है, जैसे कि टकीला वाइन बनती है, वो खुद अपने 1 फीट मतलब एक फुटबॉल के साइज का हो पाता है, जो कि सबसे बड़ा आगे माना जाता है, और वो भी 7 साल में बन पाता है। आगे तो नहीं है वो, लेकिन वो दूसरी कोई स्पीशीज है, लेकिन वो कंद नहीं है, वो मेरे ख्याल से स्टेम ही है, जिसको ये कंद बोल के बेचते हैं। अच्छा सर, ओके सर। ऐसा और मतलब, किसी और ऐसा किसी मुझे को? लगता है। अच्छा अच्छा। बोलिए कोठारी साहब, महेश भाई कोठारी साहब। સાહેબ मैं આપણે ઓલી કેતકી કે ને કેતકી मैं મિત્રિયા સાહેબ फ्लोरा ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, खाली पुष्टि करने के धूज साहब ने जैसे बताया, और आपने तो काफी स्लाइड और कलर फोटोग्राफ से मध्य प्रदेश में जो जबलपुर का एरिया भी योगा योग से बोटनिकल सोड़ा में हूँ, तो उसमें विजिट कर चुका हूँ पूरा मध्य प्रदेश का एरिया, पचमढ़ी वगैरह। मगर रायगढ़ पूरा जो आपने बताया, तो 1983 में कोठारी ने मूर्ति, इसमें आई एम द सीनियर ऑथर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा मिला है 2000, और खास करके माथेरान विस्तार, उसमें आपने जो इफिजीनिया, हेबेनेरिया का स्पीसीज, हेबेनेरिया लॉन्जिक्यूलिटेरियम, और सभी हेबेनेरिया की मिली थी, ऑर्किडेसी की प्यूरेरिया भी मिला था। और जैसे आप बताया, ये दूस साहब ने भी बताया, तो वो पूरा इतना रिच एरिया है, 2000 जितनी वनस्पतियां हमें कंदमूल सहित मिली थी, खाली पुष्टि के लिए, बाकी कुछ बताने। बहुत ही अच्छा आपका विविधतापूर्ण और इंफॉर्मेटिव आपका ये वक्तव्य रहा, तो इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कोठारी साहब, थैंक यू वेरी मच। अब किसी को सवाल है तो पूछिए। સાહેબ આપણે ઓલી કેતકી કે ને કેતકી हाँ, તો वो કેતકી ને હિન્દીમાં હું કે મને ખબર નથી, પણ ઈ ટાઈપનો એક કંદ થાય છે आगवा તો આ કેતકી રામબાણ। હા, તો ઈ ટાઈપનો એક કંદ થાય છે, અને ઈ આપણે આ રામકંદ તરીકે વેચાય છે સાહેબ, એની ઉપરની છાલ કાઢી કાઢીને। અને એક રામકંદ તરીકે એક વેલ થાય છે, 3 પાંદડા વાળી વેલ થાય, ઈ ઓડિશામાં મેં જોઈ હતી। અને એના જે કંદ રહ્યા ને ઈ રામકંદ તરીકે વેચે, ઉપરની બહારની સાઈડમાં એને ગેરું લગાડી દે છે। ઘેરો લગાવે છે, એટલે બહારથી લાલ દેખાય ને અંદરથી બધું કાપે એટલે સફેદ દેખાય છે। સફેદ નીકળે, સ્લાઇડ નીકળે, અને હલકી સી મીઠી લાગે। હા, એકચ્યુઅલી એને બોઇલ કરવામાં આવે છે। એટલે કેતકીનો જ વાપરે છે આ બધું, કેતકી કે બીજું હોય છે? એકચ્યુઅલી આ કેતકી નથી, પણ આ જે અત્યારે હમણાં ફોટો સ્લાઇડ શો કર્યો હા બરોબર, હા રવિન્દ્રજીએ, તો ઈ હા એક વેલો થાય છે સાહેબ। આ ઓડિશામાં મેં જોયો તો ફર્સ્ટ ટાઈમ, અને 3 પાંદડા વાળો એનો વેલો થાય છે સાહેબ। બરાબર, મારી પાસે સહી। हाँ, मेरे पास में उसकी कहीं पे फोटो होंगी तो मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके ओके अनिल भैया, और किसी को सवाल है तो पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। उदय सर। हाँ हाँ जी, क्या नमस्कार। जबलपुर, हाँ जबलपुर के आसपास खास करके नरसिंहपुरा जनपद में पिंडालू करके एक कंद बेचा जाता है, बहुत बड़ा, तो क्या कौन सा कंद है, मैं जान सकता हूँ? वो पीड़ी कांदा बोलते हैं उसको, वो भी हाँ पीड़ी डायस्कोरिया कांदा, ही हाँ है, वो भी डायस्कोरिया ही है, और उसकी खेती होती है। हाँ, वहां पर उसकी कृषि होती है। हाँ, जबलपुर, सागर, ये वाले बेल्ट में। और ये आपको दिवाली के पास आसपास जो है ना, सर हाँ ये बस। वही तो नहीं है ना ओमकार सर, ये गराड़ू कौन जो बोलते हैं, भोपाल मेले में बेचते हैं गराड़ू को नाम से। पीड़ी कंदा लगा है। पीड़ी कंदा आलू पीड़ी जैसा कंदा, होता है, आलू जैसा होता है, और उसमें बाल होते हैं। मोस्ट ऑफ काम प्रोग्राम ओके ओके।
और जो गराडू होता है वो रतालू जैसा होता है। जी, उसमें भी बाल होते हैं ना सर, इसलिए मैंने पूछा। रतालू और गराडू एक सा दिखता है। पीली जी, कांदा जो होता है वो आलू जैसा दिखता है, लेकिन अच्छा। उसमें तो हाँ जी सर, उसका पीली कांदा का बीज और एक कलियारी का बीज बड़ी मात्रा में चाहिए तो कहीं से मिल पाएंगे? कलिहारी की खेती साउथ में हो रही है, वो और उसकी जो है आपको फरवरी मार्च तक उसके बीज मिल पाएगा। अभी तो खेती में होगा सब, फ्लावरिंग में होगा अभी। जी, और होगा, सही बात है सर। पीडालू तो मिल जाएंगे? हाँ वो तो मिल जाता है। जी हमारे ऊपर फसल लेना रखते जी सर, उसका कोई लोकेशन या बीज वालों का नंबर या ऐसा कुछ बिक्री सर का आपका माइक बंद करिए। मिल पाएगा? हाँ मैं व्यवस्था कर दूंगा, है ना? हाँ जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, व्यवस्था कर शुक्रिया। दूंगा, एड्रेस नंबर की व्यवस्था कर दूंगा मैं। हाँ साहब, ओके, धन्यवाद। उदय साहब नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। जी सर, ये मैंने कोयम्बतूर यूनिवर्सिटी में अभ्यास किया था, मतलब वहाँ हाँ ये ग्लोरियोजा सुपरबा का। तो हाँ वहाँ के 100 किलोमीटर में काफी खेती होती है। हाँ तो 1000 से लेके 5000 तक उसका बीज की कीमत है। हाँ सीड, मतलब वो सीड में से कोलचीज निकाल के फॉरेन जाता है अमेरिका, और अमेरिका से फिर कैंसर की दवा बन के वापस इंडिया। उसका रूट बेचने की मना है, फीड बेच सकते हैं, क्योंकि रूट में से वो जर्मिनेशन एक बार हो जाता है तो पूरा पौधा में। तो काफ़ी वहाँ मतलब तो आपको टन चाहिए, 2 टन चाहिए, 5 टन चाहिए, इतना सीड मिलता है। काफ़ी वहाँ दलाल भी है। तो मैंने 1 वीक के लिए वहाँ गया था। और सर मैं ये दूसरा आपको ये पूछना चाहता हूँ, तो मैं डांग पर पीएचडी किया है। तो डांग यहाँ गुजरात में सापुतारा, ये महाराष्ट्र के बाजू में। तो वहाँ टेम्पोररी कंद होता है, कौन सा? टेम्पररी 2 साल का लिए, फिर वो वृक्ष बन जाता है। जैसे मैं नाम बोलता हूँ कि बॉम्बे साहिबा है, सेमड़, अच्छा दो, अच्छा, हाँ 2 सेमल साल, सेमल कंद जो होता है। हाँ सेमड़ मूसली होता है, फिर वृक्ष बन, हाँ फिर वो मोरिंगा कॉर्डिफोलिया है, और हाँ उसमें 2 वैरायटी है कड़वी मीठी। तो वो 2 साल के लिए रहता है, और फिर ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो ये तीनों 2 साल में लोग वो खास उपयोग करते हैं। फिर ये अपने जो आपने एक विदारी कंद की बात की, तो डांग में लगभग बहु वर्षायु विदारी कंद होता है। वो पेड़ के साथड़ जितनी बेली होते हैं उसको खाकर बेली बोलते हैं। हम्म, कम से कम 70 फीट लंबी हो जाती है। वो शायद 8-10 बची है अभी मेरे ख्याल से। तो और जो आपने जो ओनियन बोला है ना सर, जंगली ओनियन, तो इस 2 टाइप का यहाँ सूरत डांग में होता है। एक तो जो आपने बताया वो नदी कांदा 2-2.5 किलोमीटर का किलो का होता है, नदी, उसको नदी कांद बोलते हैं। दूसरा जो पहाड़ पर होता है वो पत्थर उसको के सफेद आसपास कलर का होता है, वो छोटा होता है, छोटे 40-50, साइज का होता है। हाँ हो। इस तरह से बहुत ही, मतलब यहाँ हमने 45 से 50 वेराइटी डांग के जंगल में ढूंढी थी। फिर एक रह गया है सर, एक मिर्ची कंद बोलते हैं, जिसमें मिर्ची मिर्ची कंदा। जैसे आता है, छोटे, और वो कैंसर में काम करते हैं। और ये जो साहब आपने बोला ना वो अपने जिसका कंकोड़ा कंद, उसका यहाँ कैंसर में इस्तेमाल होता है। ये व्यारा के आजू बाजू के पंडित लोग हैं। और दूसरा इसका जो भस्म बनाते हैं आयुर्वेद वाले, तो इसमें भस्म, इसमें खास करके जो नर नारी में नर पौधा है जिसमें सीड नहीं आते, नहीं फ्लावर, आता है। उसका ज्यादातर पौधा होता है। बाकी तो बहुत ही सर आपने बहुत अच्छा किया, आपका आभार, आपको सुनना ही था। और थोड़ा ये गुलबास का एक तो 2 मेरा ख्याल में आया था, जो भगत लोग के स्तन कैंसर में उसको देते हैं, उबाल के देते हैं, और बटाका जैसा और लंबा थोड़ा कंद होता है, तो गुलबास, और उससे स्तन कैंसर में काफी रिजल्ट आया है। तो ऐसा मोस्ट ऑफ, जैसे कि जो हमारे यहाँ हरी कंद बोलते हैं, वहाँ अमर कंद बोलते हैं, वो भी कैंसर में काम आता है। ऐसे बहुत ही जो मोस्ट ऑफ जो ट्यूबर है, तो वो कैंसर या गांठ, अधिकतर कैंसर इसमें प्रक्रिया मिलता इसमें है। इस्तेमाल होता है अधिकतर। धन्यवाद सर। थैंक यू। वाह वाह सर, मजा आया। आज कंदों के 3 बादशाह जमा हो गए। हमारे एमपी के होमकर साहब, ये डांग क्षेत्र के अपने जमुना दास, हाँ, और एक छत्तीसगढ़ के ऋषि साहू,
वो भी कंदमूल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। ऋषि जी से भी जी आग्रह अनिल करूंगा कि भैया थोड़ा दो शब्द बोलेंगे। ऋषि भाई, जी जामनदास जी, हेलो। हाँ हाँ શેમલ મુસ્લિમ વાત કરી હતી, અનિલભાઈ થી પણ વાત થઈ હતી। શેમલના બીજ નથી મળતા, શેમલના बीज આ વર્ષે न મળ્યા बिल्कुल। उदय सर, शैमल के बीज हमें नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ काफी डांग कोशिशों के बाद भी। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। वास्ता एरिया है। हम्म, सूरत से थोड़ा 60 किलोमीटर चिकली है। चिकली से आहवा तक में काफी वृक्ष है सेमल का, और वो जो पक जाता है तो उसमें से रुआ रुआ होकर हवा में उड़ता है और काला बीज होता है, और काफी मिल जाता है सर। ओमकर साहब, ये कोई वन दिक्कत- परिवार सर ने डांग क्षेत्र में एक एक वैदू लोगों के घर पे जाके पूरा स्टडी किया है सर। सर जमुनादास वनप्रिया सर करके है, अभी हाल में सूरत जी में रहते हैं, लेकिन डांग क्षेत्र का कोई एक भी गांव या एक भी पहाड़ी ऐसी नहीं होगी जहां पर वो खुद ने भ्रमण नहीं किया है। पत्थरवेलिया की तो बहुत वैरायटी है, जंगली वैरायटी जो खाते हैं तो पत्ता गले में घुस जाता है, लेकिन इसमें सब्जी बनती है। राजाड़ू और भुजाड़ू करके दो वैरायटी है, वो यहाँ के लोगों के फूड में लेते हैं। और जो कड़वा कंद होता है वो पानी बारिश में वो इकट्ठा कर लेते हैं, और नदी में दो दिन नदी में कट के रखते हैं, फिर उसको उबाल के फिर बटाका जैसा होता है खाते हैं। और तीन पान वाला एक होता है, वो भी कैंसर में काम आता है, उसका कुछ नाम मैंने अभी लिखा था, लेकिन आपको सर जो सुनना आप वनप्रिया सर आप स्तन कैंसर की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर में ये अपना जो खाट खटुम्बा बोलते हैं अत्यमला पर्णी, उसकी गांठ का भी अच्छा रोल है सर। जो खास करके खाट कटुम्बा के अंदर भी कंद होता है, और जी जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो खाट कंदुबा के कंद का रस नहीं, रूई में जंगली द्राक्ष अलग है सर। जंगली द्राक्ष कई लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जंगली द्राक्ष जिसको अपन उसबा बोलते हैं वो है जंगली द्राक्ष। हाँ जी, वो अलग है, उसका लाल कलर का मूड़िया है। और ये जी जो जी वही मैं बोल रहा हूँ ना, जंगली द्राक्ष अलग है जी सर। खाट कटुम्बा तीन पान की बेली बोलते हैं, और जी खाट जी कटुम्बा के मूड़ के रस को रुई में लगा के कान के अंदर अगर जीवात पड़ी वहां रख देते तो जीवात 10 मिनट में आ जाती है। नंबर 1 सर, कान में कहीं पे भी कोई भी कैंसर की गठन भी अगर पक्के फूट गई, उसके अंदर भी पस हो गई है, हाँ वहां पे भी इसकी पेस्ट बना के रुई में लगा के आप लगा दीजिए, 10 मिनट में वहां से पूरी जीवात या कीड़े को खींच लेता है ये। तो दूसरी बात ये है सर कि किसी भी सांप काटा हो और उसका सूजन नहीं उतरता हो, तो ये तीन पान का जो आपने बोला ना, वो भूल गया मैं, हम तीन पान का हाँ, अत्यमला पर्णी। पानी। अमला, हाँ, तो उसके रूट को पीस के वो दगड़ी वर घसूला ऐसे बोलते हैं, दगड़ी यानी कि पत्थर पर घसी અને એમને લગાવી દેવામાં આવે તો 2 દિવસમાં એનો સાપના ઝેરનો જે સોજો હોય એ ઉતારી દે। પ્લસ એના ઘણા બધા ઉપયોગ છે રસાયણ વિદ્યામાં, એને ભસ્મ जी जी બનાવવામાં। सर, भस्म बनाने में भी उपयोग है, सही बात है। वनपरिया से रसेल वाइपर पे इसका अच्छा उपाय है, रसेल वाइपर के स्नेक बाइट पे। હાજી હાજી सूजन सूजन ज्यादा है रसेल वाइपर में ही आता है, और उसमें थोड़ा हाँ पस फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। रसेल वाइपर में इसका इलाज हमारे वहाँ देहाती इलाके में करते हैं। दूसरा जो बांझ कंकोड़ा की बात उदय सर ने की और वनपरिया साहब ने की, तो मैं इसके बारे में एक देहाती प्रयोग बता रहा हूँ। ज्यादातर के हमारे उत्तर गुजरात के गांवों में, उत्तर गुजरात के जितने भी गांव है, जैसे महसाना जो जनपद है और बनासकांठा जनपद में ज्यादातर के पाटीदार जो परिवार होते हैं, उनमें जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो 5वें दिन वो हमारे वहाँ उसका सूतक उतारा जाता है, जैसे सर के बाल सब उतारते हैं। तो उसी दिन ये जो बांझ कंकोड़ा का कंद होता है, वो जितने भी परिवार के लोग होते हैं उनके घर के सामने रखा जाता है कूट के, और वहीं से लोग थोड़ा थोड़ा लेके पूरे बदन पे घिस के स्नान करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सूतक
से पहले जो विष शरीर में होता है, मृतक का जो विष लगा हुआ है, वो बांझ ककोड़ा का कंद से स्नान करने से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बांझ ककोड़ा की एंटीवायरल प्रॉपर्टी या तो कोई विष और एंटीडोट आ रहा है, जो हर पाटीदार परिवार करता है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वनपरिया साहेब, पूरे बदन में घिसते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या जी? વનપરિયા સાહેબ, વસઈથી મનોર સુધીના રોડ ઉપર બધી જગ્યાએ ખૂબ જ સેમલના ઝાડ છે, ખૂબ જ। शरद भाई हिंदी हिंदी थोड़ा सा વનપરિયા સાહેબ, हाँ, सेमल वसई से लेके मनोर के जंगल तक सब जगह सेमल के पेड़ बहुत है। इसका जो प्रिजर्वेटिव है ना, अपने अभी अभी 15-20 साल में सब लोग हम उसका सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी के जो भी देव है वो सेमड़ के झाड़ के नीचे है, उसको काटे सेमड़ बोलते हैं। तो वहाँ जहाँ देव है वहाँ उसको काटेंगे नहीं। तो उसको धर्म के साथ आज से 100-200 साल पहले आदिवासी लोगों ने जोड़ दिया था और उस आज तक वो बचा रहा। सेमल की वैसे देखा जाए तो 3 प्रजातियां है सर। एक लाल वाला जिसको गुलाबी लाल टाइप के फूल आते हैं, एक पीला वाला आता है और एक सफेद आता है। सफेद वाला तो बहुत कम और रेयर देखने को मिलता है। वर्षों पहले एक बार मैंने गिर के जंगल में देखा था, बाकी तो उसके बाद में कभी देखने को नहीं मिला है। बाकी पीले वाले की अभी कुछ समय पहले अपने ओमकर साहब ने फोटो रखी थी, तो तुरंत मैंने हाँ जी जी सर, तुरंत फोन करके बोला था कि सर इसके बीज जमा करवाइए। नहीं, पीले वाले की हम ग्राफ्टिंग से पौधे बना रहे हैं। जी सर, बढ़िया। अब जैसे मतलब ये अपना बारिश खत्म हो गई, अक्टूबर के नवंबर के बाद हम उसकी ग्राफ्टिंग चालू करेंगे। जो देसी वाला है लाल वाला, उसके ऊपर पीले वाले की ग्राफ्टिंग करेंगे। जबलपुर में हमने करीब 8-10 जगह लगा दिया है, सब में फ्लावरिंग हो रही है। वाह वाह, बहुत श्यामल में एक चीज और भी है, उसकी टहनी को काट के अगर हमारा जो राबड़िया नक्षत्र है अनिल भाई, अगर उसमें लगा दिया जाता है तो टहनी भी लग जाती है। इस बार हमने काफी सारे प्रयोग किए। टहनी में दिक्कत होती है तो ग्राफ्टिंग बड़ी कम होती है, पर लग तो जाती है सर। और जड़ तो जल्दी से जल्दी लग जाती है। जड़ से जल्दी हो जाता है। सर जी प्रणाम। जी प्रणाम। वाह वाह, ये आए छत्तीसगढ़ के कंदमूल के बादशाह रूसी भाई। जी सर जी, मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। हाँ जी, मेरा अंचल आदिवासी अंचल है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बोले आप। जो वहाँ उनके देव स्थान है, उनके नीचे बिल्कुल सेमल के वृक्ष रहेंगे। सेमल के वृक्ष के नीचे ही अपना देव स्थान बनाते हैं। महिला ये होती है, इसको जो उसको सफेद पानी या तो लाल पानी बोलते हैं, और इसका प्रॉब्लम है तो सेमड़ का मूल 2 साल का पहले, मतलब 2 साल का हुआ तो उसको खिला देंगे तो वो मिट जाएगा। नहीं तो जो पुराना है तो उसका फूल लेने का, फूल पानी में डाल देने का, उसका शरबत बनाने का और पिला देने का, तो 4 या 5 दिन में सफेद पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। और खून की जो कमी है उसमें भी नपुंसकता में बहुत ही खास उसकी छाल का इस्तेमाल आदिवासी लोग करते हैं। और सेमल का जो कांटा होता है वो पत्थर में घस के जहाँ खील होते हैं मुंह पे या तो गड़ गुमड़ होते हैं, वहां लगाने से इमीडिएटली वो खील मिट जाता है चेहरे का। धन्यवाद सर। मैंने सेमल के फूल के गुलकंद बनवाना था वनपरिया सर, क्योंकि सेमल के फूल रोज सवेरे गिर जाते हैं। बड़ा पेड़ रहा ना, तो परिपक्व फूल होने के बाद में अपने आप गिर जाता है। वो ओमकर सर जानते हैं, ये यहाँ पे नागपुर में एक नर्सरी है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे ओरा पार्क करके, अमरीश घटाटरी। तो उसके वहां पे एंटर होने के पहले गांव के पास में ही सर बहुत बड़ा पेड़ है सेमल का। और 2-3 बार मैं उसकी नर्सरी पे गया तो सवेरे सवेरे
वहां पे फूल गिरे मेरे को दिखने में आए। फिर मैंने वो गटाटे सर को बोला कि सर इसका क्या करते हैं आप? बोले कुछ नहीं। मैं बोला एक काम करिए, जब वैसे भी आप गुलाब का गुलकंद बनाते हैं तो इसका भी बनवाइए। बोला सवेरे सवेरे आदमियों से फूल जमा करवा लीजिए और इसका भी गुलकंद बनवाइए। और वो गुलकंद का रिजल्ट सर ये ल्यूकोरिया वगैरह मतलब स्त्री रोग में बहुत बढ़िया मिला। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैंने अभी ये सीजन में मैंने और मेरे दोस्त